भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के मुताबिक हर 10 साल बाद जनगणना कराना अनिवार्य होता है। लेकिन अगर आप मौजूदा जनगणना की बात करें जिसको 2021 में आयोजित किया जाना था, उसका आयोजन अभी तक भारत में नहीं किया गया है, जिसको लेकर के लगातार केंद्र सरकार पर सवाल भी उठाए जाते रहे हैं। अब ऐसे में ये खबर आ रही है कि केंद्र सरकार जल्द ही भारत में जनगणना की शुरुआत कर सकती है। तो इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि आखिर जनगणना होती क्या है, जनगणना इम्पॉर्टेंट क्यों है और जनगणना ना कराने और इसके अलावा जनगणना की वजह से, अगर जनगणना होती है तो उसकी वजह से और क्या क्या काम आपको वर्तमान समय में भारत में देखने को मिल सकते हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS चैनल की इस नए वीडियो में। इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लिया जाए। तो वीडियो में अगर आप बात करें, सबसे पहले यहाँ पर हम खबर पे चर्चा करेंगे, खबर के बाद जनगणना क्या होती है उसको थोड़ा सा समझेंगे। इसके अलावा जनगणना की इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ पर परिसीमन का भी एक दृष्टिकोण आता है, डिलिमिटेशन क्या होता है। फिर उसके बाद संसद में महिला आरक्षण का जिक्र भी जो है वो आपका जनगणना से ही जुड़ा हुआ है, तो उस पर भी डिस्कशन होगा। और अंत में एक सवाल भी आपके लिए मौजूद है, जिस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो पूरा टॉपिक है GS पेपर 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे जनगणना के सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत की जाए और सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर हम खबर पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो खबर अगर आप देखें, खबर यही है कि केंद्र सरकार जल्द ही भारत में जनगणना को लेकर के आधिकारिक घोषणा कर सकती है। हालांकि इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अभी तक सरकार ने इसको लेकर के कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, सरकार की ओर से कोई बयान नहीं आया है, बल्कि मीडिया में सूत्रों की ओर से इस तरह की खबरें चल रही हैं कि सरकार जो है जल्द ही भारत में जनगणना का आयोजन कर सकती है। इसके अलावा 2021 में हम जानते हैं कि भारत में अंतिम जनगणना का आयोजन होने वाला था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इस जनगणना को जो है टाल दिया गया था। लेकिन कई जो विपक्षी दल के नेता हैं वो आरोप लगाते हैं कि भारत में कोविड-19 महामारी जो थी वो 2022, 23 और 24 में समाप्त हो चुकी है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से इस पूरे प्रोसेस को शुरू नहीं किया गया है। तो ये एक बड़ा आरोप जो है वो सरकार पर लगाया जाता है। अब इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से ये भी निकल करके आता है कि क्योंकि अभी तक भारत में जनगणना का प्रोसेस रुका हुआ है, उस प्रोसेस की वजह से भारत में अभी तक परिसीमन का प्रोसेस भी रुका हुआ है, डिलिमिटेशन का प्रोसेस रुका हुआ है, जो कि 2026 के बाद जो है आयोजित होने वाला है। इसके अलावा संसद में महिला आरक्षण का जो विषय है वो भी कहीं ना कहीं आपका जनगणना और डिलिमिटेशन से जुड़ा हुआ है। तो इस पूरे टॉपिक को थोड़ा सा और डिटेल में हम जो है आगे समझने वाले हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर खबर पे बात कर ली है। खबर के बाद अब जनगणना क्या होती है उसको एक बार देखा जाए तो अगर आपको जनगणना को डिफाइन करना है तो आप कह सकते हैं कि जनगणना किसी विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बारे में जनसांख्यिकीय, आर्थिक और सामाजिक डेटा संग्रहण की प्रक्रिया होती है, जहां पर न केवल डेटा को कलेक्ट किया जाता है बल्कि डेटा को उसका विश्लेषण किया जाता है, उसका प्रकाशन किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को जो है समग्र तौर पर जनगणना कहा जाता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि केवल जनगणना में डेटा एकत्र किया जाता है। जनगणना में डेटा एकत्र होता है, संग्रहित होता है, स्टोर होता है, प्रोसेस होता है, उसको पब्लिश किया जाता है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कलेक्टिवली कहा जाता है सेंसस, यानी कि जनगणना, लोगों को कैलकुलेट करना। इसके अलावा जनगणना किसी जनसंख्या और उसकी विशेषताओं की एक विस्तृत छवि प्रदान करता है, जिसमें आयु, लिंग, शिक्षा, रोजगार, आवास और अन्य इंपॉर्टेंट बातें, आय हो गया, इनकम हो गई, ये तमाम चीजें जो है शामिल की जाती हैं। यानी कि बेसिकली आप कह सकते हैं कि जनगणना का जो प्रोसेस है वो किसी क्षेत्र में किसी विशिष्ट समय में रहने वाले लोगों की प्रोफाइलिंग करता है। प्रोफाइलिंग करने का मतलब यह है कि हमें, अगर आप जनगणना आयोजित करते हैं तो उस जनगणना के परिणाम स्वरूप आपको ये पता होगा कि आपके क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं, उन लोगों का काम क्या है, उन लोगों की इनकम क्या है, उन लोगों की सामाजिक स्थिति क्या है, उनकी शिक्षा कितनी है। तो ये तमाम जो पॉइंट हैं, ये पॉइंट आपको जनगणना के बाद प्राप्त हो पाते हैं। इसके अलावा भारत में जो है दशकीय जनगणना का आयोजन होता है, यानी कि हर 10 साल में एक बार जनगणना का आयोजन होता है। इससे जुड़े कानून की अगर आप बात करें तो भारत में जनगणना अधिनियम 1948 में इसको लेकर के प्रावधान आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा ये जो आपका जनगणना अधिनियम 1948 है, इसमें लिखा हुआ है कि गृह मंत्रालय के तहत एक ऑफिस बनाया जाएगा जिसका नाम होगा महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय। तो ये जो कार्यालय है, ये कार्यालय मुख्य तौर पर भारत में जनगणना आयोजित करने के लिए जिम्मेदार होता है। अगर आप भारत के संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में आपको एक 7th शेड्यूल मिलता है। 7th शेड्यूल में आपको 3 लिस्ट मिलती हैं। इसमें से जो यूनियन लिस्ट है उसमें आपका लिखा गया है कि साफ तौर पर भारत में जनगणना आयोजित करने की जो जिम्मेदारी है
वो जिम्मेदारी केंद्र सरकार को दी गई है। तो ये हमने संवैधानिक पक्ष का जिक्र किया। तो ओवरऑल यहाँ से आप ये भी समझ सकते हैं कि जनगणना का आयोजन करना जो है भारत में एक संवैधानिक मैंडेट है, यानी कि संविधान में इसका जिक्र आपको देखने को मिल जाता है। अब जब भी जनगणना की बात आती है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जनगणना आपका 2 चरणों में आयोजित होती है। कई लोगों के बीच में इस तरह की जो है गलतफहमी होती है कि जनगणना में केवल लोगों को कैलकुलेट किया जाता है, लोगों के बारे में चीजें एकत्रित की जाती हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जनगणना में न केवल लोगों के बारे में डेटा पॉइंट एकत्रित किया जाता है, बल्कि घरों के बारे में भी डेटा पॉइंट एकत्रित किया जाता है। बल्कि सबसे पहले तो घरों के बारे में ही किया जाता है। तो जो जनगणना का प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस की शुरुआत जो है वो आपका प्रथम चरण जो है वो आवासीय गणना के माध्यम से होती है। जो आपके होम है, जो आपके घर हैं, उनको सबसे पहले जो है आपका उनकी गणना की जाती है, जहां पर घरों की स्थिति क्या है, घरों पर किस तरह की सुविधाएं आपका मौजूद हैं, परिवारों के पास किस तरह की संपत्ति मौजूद है, इन तमाम चीजों को जो है यहाँ पर आपका लिस्ट किया जाता है। ये होता है आपका पहला चरण, जिसको हाउस होल्ड सेंसस कहा जाता है। पहले चरण के बाद आता है आपका दूसरा चरण। दूसरे चरण में आपका जो जनसंख्या है उसको कैलकुलेट किया जाता है या फिर उसको रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें आपका जनसंख्या बेसिकली आपकी कितनी है, उस जनसंख्या की शिक्षा कितनी है, लिटरेसी लेवल कितना है, धर्म भी यहाँ पर पूछा जाता है, आर्थिक गतिविधियां क्या है, लोग कितना काम करते हैं, कितनी आय है उनकी। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से जुड़ा डेटा भी यहाँ पर एकत्र होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि केवल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का डेटा ही एकत्र होता है, अदर बैकवर्ड क्लासेस का डेटा एकत्र नहीं किया जाता। और इसी को लेकर के भारत में आपका जो जातिगत जनगणना है, जो कास्ट सेंसस है, उसकी बात की जाती है। कास्ट सेंसस जो है वो बेसिकली आपका अदर बैकवर्ड क्लासेस की संख्या को लेकर के डिमांड उठती है। इसके अलावा भाषा भी यहाँ पर पूछी जाती है, साक्षरता पूछी जाती है, प्रवासन के बारे में पूछा जाता है, और जो प्रजनन क्षमता है, यानी कि एक परिवार में एक महिला ने अपनी प्रोडक्टिव एज में कितने बच्चों को जन्म दिया है, उसके बारे में भी यहाँ पर सवाल जो है पूछे जा सकते हैं। तो ये ओवरऑल कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए जो कि आपको जनगणना के दौरान देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर जनगणना कराना इंपॉर्टेंट क्यों है, और अगर सरकार जनगणना नहीं कराती है, क्योंकि 2021 के बाद से 4 साल यहाँ पर हो चुके हैं, अभी तक जनगणना नहीं हुई है, और आगे लंबे समय तक उसके पूरे होने की उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि जनगणना कोई छोटा प्रोसेस तो होता नहीं है। उसमें आपको हजारों लाखों लोगों को एक साथ शामिल करना होता है, पूरे देश में आपको जाना होता है, पूरे देश में डेटा एकत्र करना होता है। तो आप एक दिन में तो जनगणना कर नहीं सकते हैं। अगर आपको जनगणना करनी है तो आपको सालों की प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। तो अगर सरकार अभी से प्रोसेस को शुरू भी करती है तो बहुत लंबा समय यहाँ से लगने वाला है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि अगर भारत में जनगणना नहीं होती है तो उसके क्या नेगेटिव इंप्लीकेशन आपको देखने को मिलेंगे, या फिर जनगणना का महत्व क्या होता है, उस पर अगर आप बात करें तो ये कुछ पॉइंट यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए। सबसे पहला पॉइंट है संसाधनों का आवंटन। यानी कि अगर आपके सबसे, इसको भी अगर आप छोड़ें तो सबसे पहला पॉइंट आप कह सकते हैं पॉलिसी मेकिंग या फिर नीतिगत योजन। बेसिकली अगर आपको किसी क्षेत्र के लिए पॉलिसी बनानी है तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि उस क्षेत्र की प्रोफाइल क्या है। यानी कि मान लीजिए आप जो है एक जगह है, जगह ए, इस जगह ए के लिए आप पॉलिसी बनाना चाहते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि जगह ए में रहने वाले जो लोग हैं उनकी प्रोफाइलिंग कैसी है। अब मान लीजिए आप जगह ए में बेसिकली जो है मनरेगा जैसी कोई या फिर एमजी नरेगा जैसी कोई स्कीम लागू कर देते हैं। अब अगर यहाँ पर आप इस तरह की कोई स्कीम लागू करते हैं तो और आपको ये पता चलता है, बाद में आपको ये पता चलता है कि यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो तो आपका मिडिल क्लास के लोग हैं, तो इस तरह की योजना यहाँ पर तो काम ही नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोग मिडिल क्लास हैं और एमजी नरेगा की जो योजना है वो आपका लोअर क्लास के लिए है। तो इस तरह की पॉलिसी जो डिजाइन होती है, सबसे पहले अगर आपको पॉलिसी डिजाइन करनी है तो आपको उस एरिया के बारे में पता होना चाहिए। या फिर इसको भी छोड़ दीजिए, मान लीजिए आप कोई पॉलिसी डिजाइन करते हैं, आप किसी ग्रामीण इलाके में बेसिकली आप किसी इलाके को जो है SEZ के तौर पर डेवलप करना चाहते हैं मान लीजिए। तो अगर आपको किसी इलाके को SEZ के तौर पर डेवलप करना है तो आपको उस इलाके में रहने वाले लोगों के बारे में और उस इलाके की क्या ज्योग्राफी है, उस इलाके की क्या प्रोफाइलिंग है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप उस इलाके के लिए पॉलिसी कैसे डिजाइन करेंगे। तो पॉलिसी डिजाइन करने में जो है आपका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डेटा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप जिन लोगों के लिए पॉलिसी बना रहे हैं अगर उनके बारे में ही आपको पता नहीं होगा तो आप बेहतर पॉलिसी कैसे डिजाइन करेंगे। अगर आप फिलहाल रिसेंट का एग्जांपल लें तो अभी वर्तमान समय में भारत में जो पॉलिसी डिजाइन होती है वो पॉलिसी आपका 2011 की जनगणना के मुताबिक की जाती है। अब आप सोच करके देखिए कि जो 2011 की जनगणना कितनी पुरानी है और 2011 की जनगणना के बाद से भारत में कितना बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिला है।
2011 की जनगणना के बाद अगर आप देखेंगे तो भारत ने चाइना को पीछे छोड़ते हुए भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन गया है। लेकिन 2011 में भारत दूसरे नंबर पे था, लेकिन अभी भारत जो है पहले नंबर पर आ गया है। इसके अलावा और भी चीजों में परिवर्तन आया है। हमारा जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसमें भी आपको चेंज देखने को मिला है और अब ये 1.9 से भी नीचे चला गया है। जो रिप्लेसमेंट रेट होता है वो 2.1 होता है। तो इस तरह से बहुत सारे जो डेटा पॉइंट है वो आपके चेंज हुए हैं, लेकिन हम अपनी जो पॉलिसी डिजाइन कर रहे हैं वो पॉलिसी अपनी पुराने डेटा के मुताबिक कर रहे हैं। तो वो पॉलिसी कहां तक कारगर साबित होगी, उस पॉलिसी का फेल होना जो है पहले से ही लिखा हुआ है, क्योंकि वो पॉलिसी जो डिजाइन हुई है वो पुराने डेटा के आधार पर हुई है। इसीलिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि अगर आप बेहतर पॉलिसी डिजाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास नया डेटा मौजूद होना चाहिए, और अगर जनगणना नहीं होती है तो नया डेटा हमारे पास मौजूद नहीं होगा। एक तो ये समस्या हुई। दूसरी जो इंपॉर्टेंस है, या फिर इसको आप समस्या भी कह सकते हैं जनगणना ना कराने की, वो है परिसीमन और प्रतिनिधित्व। अब अगर आप भारतीय संविधान को देखेंगे तो भारतीय संविधान में साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि भारत में, भारत की जो संसद है वहां पर राज्यों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो उनकी जनसंख्या के आधार पर होगा। तो जिस राज्य में ज्यादा जनसंख्या होगी उस राज्य में रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होगा, उस राज्य का रिप्रेजेंटेशन आपको संसद में ज्यादा देखने को मिलेगा। और जिस राज्य की जनसंख्या कम होगी उस राज्य का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होगा। और ये कहीं ना कहीं ये बात ठीक भी है, क्योंकि अगर आप देखें तो एक तरफ आप मान लीजिए गोवा है आपका और एक तरफ आपका है उत्तर प्रदेश, दोनों की जनसंख्या में कितना बड़ा डिफरेंस है। तो अब आप ये तो नहीं कह सकते हैं कि जितनी सीटें संसद में गोवा को प्राप्त हैं उतनी ही सीटें उत्तर प्रदेश को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि यहां पर अगर आप ऐसा कहते हैं तो इसकी वजह से उत्तर प्रदेश की जो ज्यादा जनसंख्या है या फिर उत्तर प्रदेश के जो बहुत सारे लोग हैं उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाएगा। ये एक बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। तो भारतीय संविधान में जनसंख्या को अकोमोडेट करने के लिए जो है बेसिकली प्रावधान किए गए हैं। लेकिन यहां पर समस्या क्या आती है कि जब हमारे पास जनगणना का डेटा ही मौजूद नहीं है तो हम परिसीमन भी नहीं कर सकते हैं, डिलिमिटेशन भी नहीं कर सकते हैं, और डिलिमिटेशन नहीं होगा तो जनसंख्या का सही प्रतिनिधित्व आपको संसद में देखने को नहीं मिलेगा। एक तो ये बड़ी समस्या है। फिर आर्थिक विकास की समस्या भी यहीं से जुड़ी हुई है कि अगर आप संसाधनों का सही ढंग से आवंटन नहीं करते हैं, अगर आप पॉलिसी को सही ढंग से डिजाइन नहीं करते हैं, तो ये आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी को भी इफेक्ट करेगा, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को इम्पैक्ट करेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पर इम्पैक्ट होगी। फिर सार्वजनिक सेवाओं में सुधार करने के लिए भी आपका सेंसस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको पॉलिसी डिजाइन करनी है तो आपको पहले समस्या तो पता होनी चाहिए। अगर आपको समस्या ही नहीं पता है, मान लीजिए आपको ये पता ही नहीं है कि आपके देश में कितने लोग साक्षर हैं और कितने लोग निरक्षर हैं, तो फिर आप लोगों के लिए पॉलिसी कैसे डिजाइन करेंगे। अगर आपको ये पता नहीं है कि भारत में कितने लोगों की आय कितनी है, भारत में जो है गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग रहते हैं, तो अगर आपके पास ये डेटा ही मौजूद नहीं है तो आप गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए पॉलिसी कैसे डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करनी है, अगर आपको जो है लोगों वेलफेयर स्टेट की जो अवधारणा है, अगर आपको उस अवधारणा को लागू करना है तो सबसे पहले आपके पास उस अवधारणा को सब्सटेंशिएट करने के लिए, अपने आप को एक बेस प्रदान करने के लिए डेटा भी मौजूद होना चाहिए। और फिर अंत में जो रिसर्च होता है, रिसर्च और एनालिसिस है, उसके लिए भी डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको रिसर्च करनी है, जो हमारे एकेडमिशियंस हैं अगर वो रिसर्च करना चाहते हैं और वो पुरानी डेटा पर रिसर्च करते हैं, तो जाहिर तौर पर जो रिसर्च का निष्कर्ष निकल करके आएगा वो वर्तमान संख्या पर लागू नहीं होगा, वो वर्तमान परिस्थितियों पर लागू नहीं होगा। तो अगर हमें बेहतर रिसर्च चाहिए, अगर हमें बेहतर टूल्स चाहिए, तो बेहतर टूल्स डेवलप करने के लिए हमारे पास बेहतर डेटा भी उपलब्ध होना चाहिए। तो ये ओवरऑल कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके हुए जो कि आपको जनगणना के महत्व को दर्शाते हैं। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो निकल करके आता है वो परिसीमन को लेकर के निकल करके आता है। अब परिसीमन की अगर आप बात करें, परिसीमन बेसिकली जिसको इंग्लिश में डिलिमिटेशन कहा जाता है, एक संवैधानिक जनादेश है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, संविधान में लिखा हुआ है, जहां पर कहा गया है कि हर बार जो है जनगणना के बाद भारत में डिलिमिटेशन का आयोजन किया जाएगा। तो ये बेसिकली आपका जो नवीनतम जनसंख्या आंकड़े हैं उनके साथ संरेखित करने के लिए संसदीय और राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या का समायोजन करता है। बेसिकली इसको हम पहले भी समझ चुके हैं कि हमारे संविधान में ये कहा गया है कि जो संसद में रिप्रेजेंटेशन होगा वो जनसंख्या के लगभग बराबर होगा। तो परिसीमन का उद्देश्य भी यही सुनिश्चित करना है कि बेसिकली आपका प्रत्येक संसद सदस्य या फिर प्रत्येक विधानसभा सदस्य जो है वो लगभग समान संख्या में लोगों को रिप्रेजेंट करे। अब इसको थोड़ा सा आप एक एग्जाम्पल से अगर आप समझें कि यहाँ पर कहने की कोशिश क्या की गई है। यहाँ पर कहने की कोशिश की गई है, मान लीजिए आपका ये पूरा देश है, ये पूरा देश आपका 4 हिस्सों में विभाजित है। 4 हिस्सों में विभाजित होने का मतलब ये है कि मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास जो जनसंख्या का डेटा है वो पुराना डेटा है, मान लीजिए 2011 का डेटा है, और ये डेटा कहता है कि यहाँ पर आपके जो है ये आप इसको एक देश मान सकते हैं जिनको 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया है।
अब इसमें बताया गया है कि 2011 का डेटा ये कहता था कि हर जो आपका ब्लॉक है या हर जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पर 100 लोग मौजूद हैं। तो 100 लोग हर कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद हैं और इस तरह से आपका हर जो सांसद है, चाहे ए सांसद हो गया, बी सांसद हो गया, सी सांसद है, डी सांसद है, ये समान लोगों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। लेकिन अभी क्या चल रहा है, अभी है आपका 2024 और इस बीच में जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई और यहां पर लोगों की संख्या बढ़ करके हो गई आपकी 200, यहां पर लोगों की संख्या बढ़ करके हो गई आपकी 150, यहां पर लोगों की संख्या बढ़ करके हो गई आपकी 300 और यहां पर कम होकर संख्या हो गई 50। संख्या बढ़ने संख्या कम होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, फर्टिलिटी रेट कम हुआ है, माइग्रेशन बढ़ा है, या फिर आपका कोई आपदा आई है, तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। लेकिन जनसंख्या में इस तरह का चेंज आया है। अब चेंज तो आ गया है, लेकिन इस चेंज को अभी भी आप संसद में नहीं देख सकते हैं। इस चेंज के वजह से अभी भी बेसिकली यहाँ पर जिस जगह पर 50 लोग रहते हैं उसके पास भी एक रिप्रेजेंटेशन है, और जहां पर 300 लोग रहते हैं वो भी एक ही रिप्रेजेंटेशन आ रहा है। तो 300 लोगों को भी एक व्यक्ति रिप्रेजेंट कर रहा है और 50 लोगों को भी एक ही व्यक्ति रिप्रेजेंट कर रहा है। ये समस्या यहाँ पर पैदा होती है। तो इसलिए परिसीमन जो है समय समय पर करना इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसकी एक समस्या भी है, इसकी एक लिमिटेशन भी है, जो कि अक्सर दक्षिण भारत के राज्यों द्वारा उठाई जाती है। और वही समस्या जो है राजनीतिक असहमति की वजह से, यही जो समस्या है, इसी समस्या की वजह से भारत में 1976 से डिलिमिटेशन प्रोसेस को रोक दिया गया था। दरअसल 84th जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 2001 में, उसके माध्यम से भारत में 2026 तक के लिए भारत में जनगणना 2026 के बाद होने वाली जनगणना तक परिसीमन को निलंबित कर दिया गया था। मतलब इसका अर्थ यह है, दरअसल इसको समझने से पहले हमें समझना होगा कि जो भारत के दक्षिण के राज्य हैं उनका क्या यहाँ पर तर्क होता है। तो अगर आप बेसिकली इसको भारत की तरह आप एक्सेप्ट करें, वैसे तो ये भारत की तरह लगना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप फिर भी इसको एक्सेप्ट करें तो होता क्या है कि भारत को आप ओवरऑल अगर आप डिवाइड करें तो ये आपका नॉर्दर्न हिस्सा हो गया, ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न हिस्सा, यहाँ पर ओडिशा हो गया ईस्टर्न हिस्सा, ये आपका वेस्टर्न हिस्सा, ये आपका सदर्न हिस्सा। तो अब दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उनका ये कहना है कि हमने भारत की आजादी यानी कि 1947 के बाद से अपने क्षेत्र में जनसंख्या को कंट्रोल करने यानी कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए काफी ज्यादा प्रयास किए हैं, और इसी प्रयास का परिणाम है कि अब हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा कम हो गई है। जबकि अगर आप उत्तर भारत के राज्यों की बात करें तो इन्होंने 1947 के बाद से अपनी जनसंख्या को कम करने के प्रयास नहीं किए, जिसकी वजह से इनकी जनसंख्या बढ़ी है। तो अब यहाँ पर दक्षिण भारत के राज्यों का तर्क ही रहता है अक्सर कि हमने जो प्रयास किए हैं, हमने जो कोशिश की है, उसका नेगेटिव इंपैक्ट हमें जो है देखने को मिलता है, क्योंकि हमारी जनसंख्या अब कम हो गई है और इसी जनसंख्या के कम होने की वजह से हमें संसद में कम रिप्रेजेंटेशन मिल पाता है। जबकि उत्तर भारत के राज्य जिन्होंने यहां पर जनसंख्या को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करी और इस कोशिश ना करने की वजह से उनको फायदा मिलता है, क्योंकि अब उनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है और संसद में उनका रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ गया है। तो अब ये जो आपका तर्क है ये दक्षिण भारत के राज्यों की ओर से दिया जाता है, और इसी तर्क को ध्यान में रखते हुए 2001 में क्या किया गया, 2001 में हमने कहा कि अब भारत में डिलिमिटेशन नहीं होगा। 1976 का जो डिलिमिटेशन था उसी डिलिमिटेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया और ये कहा गया कि भारत में अगला जो डिलिमिटेशन है वो 2026 में किया जाएगा। तो अब इसी वजह से यहां पर ये कहा जा रहा है कि सरकार जब नई जनगणना आयोजित करेगी उसी जनगणना के बाद जो है भारत में अगला डिलिमिटेशन भी हो पाएगा। यहीं से एक और चीज आपकी जुड़ती है और वो चीज है भारत में महिला आरक्षण। सरकार की ओर से 2023 में संविधान 106वां संशोधन अधिनियम पारित किया गया था, जिसको नारी शक्ति वंदना अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, जो कि भारत में विधायिका जो है उसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात करता है। अब अगर आप इस 33% आरक्षण की बात करें तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा आप कह सकते हैं ट्विस्ट देखने को मिलता है, और वो ट्विस्ट ये है कि यहाँ पर ये जो आपका कानून है, इस कानून में ये लिखा हुआ है कि बेसिकली ये जो आपका महिला आरक्षण है, ये महिला आरक्षण केवल तब लागू होगा जब 2026 में, अगर आप देखें 2026 में भारत में डिलिमिटेशन होगा और 2026 के डिलिमिटेशन के बाद जो अगले चुनाव होने वाले हैं उसमें महिला आरक्षण को लागू किया जाएगा, यानी कि 2029 में महिला आरक्षण लागू होगा। तो बहुत सारी चीजें आप यहां पर देखें तो अभी रुकी हुई हैं। पहले जनगणना का आयोजन होगा, फिर डिलिमिटेशन किया जाएगा, फिर डिलिमिटेशन के बाद आपका महिला आरक्षण लागू होगा। तो बहुत सारी चीजें जो है सरकार के इस एक कदम की वजह से अभी भी रुकी हुई हैं। चलिए अब अंत में आपके लिए एक सवाल है, जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसे जनगणना आयोजित करने की शक्ति देती है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी केंद्र सरकार, ऑप्शन सी राज्य सरकार, या फिर ऑप्शन डी स्थानीय स्वशासन।
इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।